सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मैं जो पिछला लास्ट जो काम करती थी फ्लाइट सेफ्टी में, यही हमारा काम था कि हम जांच करें कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट क्यों होता है। और एयर इंडिया छोड़ने के बाद एक संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ जिसके साथ मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस वाले पायलट, हर फ्लीट के पायलट हैं, जो हम बच्चों को भी गाइडेंस देते हैं सीपीएल की पढ़ाई के लिए। और ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसमें से हमें देख के जो समझ में आ रहा है कि अगर ये चीज़ सही है, अगर मतलब करेक्ट सोर्स से आया है कि अगर पायलट ने बोला है कि नो थ्रस्ट अनेबल टू लिफ्ट, तो पायलट ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और ऊपर से अगर जो हमारे लोन सर्वाइवर है, उन्होंने जब बोला कि हाँ एक इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स ऑन हो गई थी, वो भी बताता है कि जनरेटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, जिसके कारण इंजन में प्रॉब्लम होने से वो जनरेटर्स बंद हो गए थे। इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आगे हमें वेट करना पड़ेगा डीएफडीआर डिकोडिंग का और सीवीआर रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कि हम निश्चित होकर बोल पाए कि क्या हुआ है। और अभी ये जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है, ये चला जाता है सीधा एएआईबी के पास, तो उनसे ही जो इन्फॉर्मेशन आएगा वही ऑथेंटिक आएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर दोनों इंजन, ये प्लेन तो है एक मशीन, और आज के दिन में पूरे विश्व में बहुत एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ रहे हैं जो दो इंजन पे बहुत सारी पैसेंजर्स लेके, लेकिन दो इंजन साथ में फेल हो जाना, एक मशीन का फेल हो जाना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल की तरफ ही जाता है। नहीं तो हम जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, वो सब को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि ये किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन इसके पीछे मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था, यही हमारा अनुमान है। निश्चित से बोलना सही भी नहीं होगा, ये किसी के ऊपर मतलब बिना सच्चाई को जांच करके एक कमेंट करना इंसान के ऊपर, इंसान के थिंकिंग को प्रभावित करना होता है। ये बोलना, किसी का भी बोलना सही नहीं होगा। जब तक मैं थी और जो मैंने उसके अंदर देखा है कि अभी तक हमारा विमान मेंटेन किया जाता था AIESL की तरफ से, जो एयर इंडिया का ही एक पार्ट था। उनमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स होते हैं, और जब से ये सारे विमान एयर इंडिया में आए हैं तब से वो उनकी देखभाल या उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब टाटा मैनेजमेंट आने के बाद उन्होंने अपना वो बनाने का अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाने का सोचा, जिसमें से उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इंजीनियर्स या काफ़ी सारे लोगों को लिए जो स्पाइस जेट जैसी संस्था से होते हैं या अलग अलग जगह से आए हैं। एक तो इनके बीच एक बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं कि कोई एक स्पाइस जेट का ग्रुप है, एक एयर एशिया का ग्रुप है, एक विस्तारा का ग्रुप है। उसमें उसके ऊपर से जो सबसे क्वालिफाइड लोग थे उनसे उन्होंने मेंटेनेंस ले लिया है। अब कुछ बाहर की कंपनीज को भी, जैसे टर्किश टेक्निक हो गया, उनको मेंटेनेंस सौंपा गया है, मेजर मेंटेनेंस कुछ जगह से सौंपा गया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता ही है कि आफ्टर थॉट एक आता ही है कि जब इतने सालों से जब एयर इंडिया की जो AIESL जब सर्विसिंग मेंटेनेंस कर रहा था, ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो अब जाके क्यों हुआ, जब उन्होंने दूसरा लोगों को बाहर से लेना शुरू किया है। मेरा मानना ये है कि मर्जर होने के बाद एक तो लोगों में ये चीज़ आ गया है कि कौन बैठेगा कितनी ऊंची पोजीशन पे, ये एक लड़ाई तो चल ही रही है। उसके ऊपर से जैसे इंजीनियरिंग में भाग हुए हैं, वैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी ये ग्रुप्स बन गए हैं कि एक ग्रुप है जो पुराने एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ है, कुछ विस्तारा के एम्प्लॉयज़ है, कुछ एयर एशिया के एम्प्लॉयज़ है। अब देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एक एयरलाइन का, जो DGCA मैंडेट करता है कि हाँ कोई पोस्ट होल्डर्स होना चाहिए जो अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अकाउंटेबल है लेकिन डिसीजन लेने वाले कोई लोग और है।
बहुत लोग बाहर से लेके आए गए हैं जिनको इतना बड़ा संस्थान चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, क्वालिफ़िकेशन बोला जाए तो जो क्वालिफ़िकेशन अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो करेंगे तो फिर उस पोस्ट में नहीं बैठेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस का एक वैल्यू होता है। जैसे हम लोग जो पायलट्स होते हैं, सीपीएल होल्डर्स होते हैं, सबके पास 200 घंटा होता है जब जब जाके उनको सीपीएल मिला है। लेकिन फिर फ्लाइंग जब करना शुरू करते हैं तो किसी के पास 1000 घंटे होते हैं, किसी के पास 2000 घंटे होते हैं। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो अगर ऊंचे पद में जो लोगों के एक्सपीरियंस कम है उनको बिठाया जाए तो बहुत डिसीजंस गलत लिए जा सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी मैं देना चाहूँगी। जैसे एक पायलट अगर फ्लाई किया है, वो अबू धाबी से बॉम्बे फ्लाई किया है, बॉम्बे से कलकत्ता फ्लाई किया है, कलकत्ता में 3 घंटा रुका है एयरपोर्ट पे, फिर वो एज अ पैसेंजर दिल्ली गया है। तो ऑलमोस्ट 16 घंटे के करीब वो ड्यूटी पे था। अब अगर आपका संस्थान सेफ्टी की तरफ इतना कंसर्न है तो ऐसा प्लानिंग ही क्यों करेंगे? ऐसा मतलब ये प्लानिंग ही तो नहीं होना चाहिए। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे और भी चीज़ें होती है। तो उसके मतलब जो उस पोजीशन पे बैठा है प्लानिंग में, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि वो प्लानिंग करे। फिर पायलट का स्ट्रेस लेवल, फटीग लेवल तो खैर एक बात है, स्ट्रेस लेवल कैसे बढ़ जाता है। जैसे हमारे कलकत्ता से उन्होंने पूरा बेस ही बंद कर दिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस का, बोइंग का ऑपरेशंस बंद कर दिया। इसमें क्या होता है, जो लोग यहाँ पे 20 साल 25 साल से बसे हुए थे, ऑलमोस्ट 200 पायलट को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब वो क्या सोचेंगे कि अपने घर को देखें या अपनी काम करें? तो इस तरह से अगर मेंटल डिस्कंटेंट बढ़ता जाता है लोगों में तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। यही छोटे छोटे कारण आपके पीछे जाके एक बड़ा एक्सीडेंट का रूप लेता है कि मैन्युफैक्चरर जैसा बोलेगा कि आप ये पार्ट लगा सकते हैं, वो पार्ट लगा सकते हैं, वही लगेगा, उसके अलावा कोई पार्ट लग नहीं सकता। लेकिन ये होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है वो जो अब आज के टाइम पे अंदर है वही बता पाएंगे। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक्सीडेंट तो एक इसी का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही है। ये इंजीनियरिंग एरर हो या पायलट एरर हो, अंत में जो भी निकल के आए, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। नहीं तो इतने वर्षों से जब एयर इंडिया चल रहा था, पायलट ने बिना सैलरी का भी फ्लाइंग किया है, सिर्फ पायलट नहीं, सारे एम्प्लॉयज़ बिना सैलरी का भी काम किए हैं, कोविड में काम किया है, लेकिन अब तक तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर एक्सीडेंट हुआ है मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ ही। बोर्ड का दबाव तो रहता ही है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब है, कॉरपोरेट जब है, उनको तो प्रॉफिट करना ही है। लेकिन ये प्रॉफिट का, इसका तो मुझे मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये प्रॉफिट का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एक संस्थान के हिसाब से, एक सेफ्टी के हिसाब से आप 30-35 वर्ष पीछे चले गए। क्यों? इतना मेजर एक्सीडेंट, इसने सबकी विश्वास को हिला के रख दिया है। कल को मतलब आज में जो पायलट्स हैं वो मेरे कलीग थे, कल मेरे कोई फादर फिगर लाइक या ब्रदर फिगर लाइक भी हो सकते थे, या उस पैसेंजर में मैं भी बैठी हो सकती थी। तो ये ट्रस्ट को दोबारा से जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा एयर इंडिया को। जो डेटा पायलट के पास आता है उस ट्रिम शीट के माध्यम से, उस डेटा के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करे जाते हैं, और उस कैलकुलेशंस के ऊपर बेस करके फ्लाइंग मतलब वो हमें स्पीड्स निकालना या कुछ फ्लाइंग के पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। कहाँ से टेक ऑफ करेंगे, कितना रनवे लगेगा, टेक ऑफ के क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, ये सब डिसाइड हो सकता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता तो जब ये पायलट के पास डेटा आया और वो डेटा कैलकुलेशन करते तो उनको समझ में आता। लेकिन अगर ये चीज़ होता है कि हाँ उन्होंने दिखाया कुछ है और एक्चुअल में किया कुछ और है, वो फिर
थोड़ा देखना पड़ेगा उधर पे ठीक तरफ से कि वो चीज़ हुआ है कि नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मतलब पेपर पे जो चीज़ आया है वो तो पायलट ने ज़रूर अच्छे से चेक करके कंफर्म किया था। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ एक तरफ से है, लेकिन ये टाटा बोर्ड को सोचना चाहिए था ये हादसा होने के पहले, क्योंकि जो हमारे सीईओ है उनको अगर उनको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता तो शायद आज हम कहीं से छोटे कॉर्नर्स कट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो एक छोटा स्कूट एयरलाइंस चलाने का एक्सपीरियंस है, जो 24 एयरक्राफ्ट उसमें उड़ते थे सिंगापुर से, और उड़ के रात तक वहीं वापस आ जाते थे। हमारा बहुत बड़ा एयर इंडिया बहुत बड़ा संस्थान है, और उसमें 320 फैमिली, एयरबस 350, 787, 777 और उनके बीच में भी और वेरिएंट्स मतलब अंदर और भी सारे वेरिएंट्स फ्लाई करते हैं। तो हाँ, टाटा बोर्ड को थोड़ा सोचना चाहिए था कि इतना एक्सपीरियंस वाला किसी को शायद लेके आए, या जो ऑपरेशंस के हेड है वो पहले एयर एशिया में रह चुके हैं, उनको सेफ्टी वायलेशन के कारण डीजीसीए ने पहले सस्पेंड भी किया था। वो भी टाटा बोर्ड को सोचना चाहिए था कि शायद थोड़ा सा और एक्सपीरियंस या बेटर क्वालिफिकेशन वाले अगर कोई आता। सीईओ आने के बाद उन्होंने पहला एक सेफ्टी के जो विदेशी उनको नियुक्त करे थे वो पोस्ट होल्डर नहीं है, वो चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी नहीं हो सकते क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन ये जो सेफ्टी का पोस्ट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, और ये डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। हर संस्थान में जनरली ऐसा होता है, लेकिन एयर इंडिया में वैसा नहीं है, जिसके कारण मुझे जो लगता है कि ये चीज़ बहुत डाइल्यूटेड हो जाता है। जो पोस्ट होल्डर होते हैं वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेफ्टी को देखेंगे, अगर उनके ऊपर डिसीजन लेने वाला कोई और होगा और अकाउंटेबल कोई और होगा, तो ये चीज़ें बहुत डाइल्यूटेड हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, टाटा मैनेजमेंट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है एयरलाइन को चलाने का, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सस्ता महंगा से ज़्यादा सही और गलत में चुनना होगा कि हमें कौन सा अगर हम पैसे खर्च करके कुछ चीज़ ले रहे हैं तो हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चूज़ करना आना चाहिए, और वो ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं आज के दिन में वो देखना ज़रूरी है। और अगर कर पाते मेरे ख्याल से तो फिर आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता।